दिस इज़ अजीज़ कुरैशी। वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग नर्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एनजी ट्यूब के बारे में, और एनजी ट्यूब के बारे में मैंने करवा दिया था डिस्कशन। उसका हो गया था कि क्या पर्पजेज़ उसके हो गए थे, एनजी ट्यूब के पर्पज़ क्या हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं मेज़रमेंट की। मेज़रमेंट की अगर बात करूँ तो मेज़रमेंट के लिए मैंने बताया था कि मेज़रमेंट के लिए आपके पास में एक फार्मूला आता है, नेक्स इजिकल टू 54। और नेक्स इजिकल टू 54 का मतलब क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे हमें मेज़रमेंट जो करना है एनजी ट्यूब का, उस मेज़रमेंट के लिए क्या होता है कि वहाँ कहाँ से स्टार्ट करना है आपको स्टार्ट करना है नोज़ से लेकर के, फिर एन मीन्स नोज़, ई मीन्स ईयर पिन्ना, नोज से लेकर के ईयर पिन्ना, देन ईयर पिन्ना टू आपका आएगा जिफॉइड प्रोसेस। और नोज से लेकर के जिफॉइड प्रोसेस तक अगर एक एडल्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट्यूबेटिंग कर रहे हैं, तो उसकी जो लेंथ आएगी टोटल नोज से लेकर के जिफॉइड प्रोसेस तक की जो ट्यूब आएगी वो आएगी लगभग एडल्ट के अंदर कितनी आती है, 54 सेंटीमीटर तक क्या होती है, इंसर्ट होती है। ओके, इसीलिए मैंने याद करने के लिए एक फॉर्मूला आपको बना करके दिया है कि नेक्स इजिकल टू 54 सेंटीमीटर। आप याद रखो, समझ में मेरी बात। ओके, देन अपन बात करते हैं साइज़ एंड कलर कोड। साइज़ और कलर कोड के लिए क्या बोलते हैं, देखो साइज़ अगर अपन बात करें साइज़ की, तो साइज़ हम लोग फ्रेंच के अंदर क्या करते हैं, काउंट करते हैं किसकी, ट्यूब की, के अलग अलग फ्रेंचेस के अंदर, बिकॉज ऑफ इट इज़ डिपेंड ऑन द डायमीटर्स, डिफरेंट डायमीटर्स आर देयर, सो डिफरेंट डायमीटर्स वी विल काउंट इन द फ्रेंच यूनिट। ओके, तो क्या होगा कि अगर मैं बात करूँ लेंथ की, तो एक लेंथ जो नॉर्मल होती है एनजी ट्यूब की वो होती है 125 सेंटीमीटर। 125 सेंटीमीटर क्या होती है, लेंथ होती है। बट नोज से लेकर के जिफॉइड प्रोसेस तक जब आती है, नोज, ईयर पिन्ना, देन जिफॉइड प्रोसेस, यहाँ तक जब एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो उसका जो अपने पास में लेंथ आती है, कितनी इंसर्ट होती है, तो वो होती है 54 सेंटीमीटर। ओके, फिर साइज़ और कलर की अगर बात करूँ, मैंने आपको बताया कि यूनिट फ्रेंच के अंदर काउंट करते हैं, तो यहाँ साइज़ और कलर कोड के लिए क्या करेंगे हम लोग कि फर्स्ट वन LG, देन BB। समझ में आएगा, LG मीन्स लाइट ग्रीन, और लाइट ग्रीन जो है ये होती है आपकी 6 फ्रेंच की। लाइट ग्रीन जो है वो कैसी होती है, कितनी होती है, उसका जो फ्रेंच होता है कितना फ्रेंच की होती है, 6 फ्रेंच की होती है। फिर देन ब्लू जो आपकी होगी वो होगी 8 फ्रेंच की। समझ में आई मेरी बात। देन नेक्स्ट ब्लैक जो होगी वो होगी 10 फ्रेंच की। देन वाइट जो होगी वो होगी 12 फ्रेंच। देन आपकी आती है ग्रीन जो होगी रल्स ट्यूब, वो होगी आपकी 14 फ्रेंच की। देन ऑरेंज जो होगी वो आएगी 16 फ्रेंच की। देन रेड जो होती है वो होती है आपकी 18 फ्रेंच। येलो जो एनजी ट्यूब है वो होगी आपकी 20 फ्रेंच की। वॉयलेट जो होती है वो आती है आपकी 22 फ्रेंच की। एंड देन लाइट ब्लू जो है एनजी ट्यूब वो होती है आपकी 24 फ्रेंच की। समझ में आया। तो कलर कोड और फ्रेंचेस के अकॉर्डिंग उनकी साइज़ हमने बात की। कलर कोड, लाइट ग्रीन जो होता है वो 6 फ्रेंच का, ब्लू जो होता है वो 8 फ्रेंच, ब्लैक जो होता है वो 10 फ्रेंच, वाइट जो होता है वो 12 फ्रेंच, ग्रीन जो होता है वो 14 फ्रेंच, देन ऑरेंज जो होता है वो 16 फ्रेंच, रेड जो होता है वो 18 फ्रेंच, एंड देन येलो होता है वो 20 फ्रेंच, एंड वॉयलेट होता है वो कितना होता है 22 फ्रेंच, एंड देन लाइट ब्लू इज़ 24 फ्रेंच। बट रिमेंबर 12 to 16 normally एनजी ट्यूब यूज्ड इन द पेशेंट के लिए हम कौन सी यूज़ में लेते हैं, नॉर्मल एडल्ट के लिए 12 to 16 तो होती है, वो क्या आती है नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं यूज़ में लेते हैं। बट अपन ये बोल सकते हैं कि फ्रॉम 12 और 12 से अबोव जितनी भी आती है उनको हम लोग क्या करते हैं, डीकम्प्रेशन को यूज़ में करें, स्टोमक डीकम्प्रेस को
रिमूव करने के लिए, डीकम्प्रेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो 12 फ्रेंच या फिर अबो 12 जो है वो अपन क्या करते हैं, डीकम्प्रेस के लिए काम में लेते हैं। समझ में है मेरी बात? ओके, तो ये था आपका साइज एंड कलर कोड। अब देखो बात कर रहे हैं हम लोग प्रोसीजर की। देखो प्रोसीजर के लिए मैंने आपके लिए अलग से पॉइंट्स नहीं बनाए कि किस चीज़ को क्या है। अब जैसे जैसे हम लोग प्रोसीजर करेंगे वैसे वैसे आपको जो मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चंस वहाँ पे निकलेंगे वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे हम लोग इस थ्योरीज के अंदर, इस प्रोसीजर के अंदर। ओके, तो प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ तो प्रोसीजर के लिए अपन क्या बोलते हैं, देखो प्रोसीजर करने से पहले कुछ एक और चीज़ पूछी जाती है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। टेक्निक के लिए पूछ लेते हैं कि अगर आपको क्या करना है, आपको एनजी ट्यूब जो है वो क्या करनी है, परफॉर्म करनी है, इंट्यूबेटिंग करना है, तो हमें कौन सी टेक्निक वी हैव टू यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, कोई स्पेशल स्टेरलाइज जो टेक्निक होती है वो यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, नो नीड टू एनी स्पेशल स्टेराइल टेक्निक की जो है वो स्पेशल हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट शुड यूज़ क्लीन टेक्निक हमें क्या करनी है, यूज़ में लेनी है। हमें क्या करना है कि अगर आप एनजी ट्यूब जो है वो आप परफॉर्म करवा रहे हो तो हमें क्या नहीं है, हमें कोई स्पेशल स्टेराइल टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, बट हमें क्या करना है, हमें क्या कौन सी टेक्निक यूज़ में लेनी है, क्लीन टेक्निक है वो हमें क्या करनी है, काम में लेनी है। ओके, तो प्रोसीजर के लिए फर्स्ट वन हम क्या करते हैं कि जो भी प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर होता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो प्रोसीजर हम परफॉर्म कर रहे हैं वो पेशेंट को हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन करें, ताकि पेशेंट क्या कर सके, हमें कॉम्प्रोमाइज़ कर सके, या फिर अपन क्या बोले कि जो हमें जो पेशेंट जो है वो कोऑपरेट कर सके। सही है, तो फर्स्ट वन हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट को हमें क्या करना है, प्रोसीजर को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और ये चीज़ भी बतानी है कि ये जो प्रोसीजर एनजी ट्यूब हम लोग परफॉर्म करवा रहे हैं ये थोड़ा सा आपको क्या कर सकता है, डिस्कम्फर्ट कर सकता है। समझ में है मेरी बात? तो इससे क्या होगा, पेशेंट अपने को क्या करेगा, कोऑपरेट करेगा। तो हमें क्या करना है कि जो भी प्रोसीजर्स आते हैं वो फर्स्ट वन अपन अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, पेशेंट को हमें को बताना चाहिए, ताकि हम क्या करें, पेशेंट अपने को क्या करे, कोऑपरेट करे। ठीक है, तो फर्स्ट वन ये हुआ। नेक्स्ट वन अपन बात करें तो हमें क्या करना है, पेशेंट को पोजीशन देना है। पेशेंट को क्या करना है, पोजीशन देना है। और पोजीशन के लिए मैंने आपको यही बोला है कि जैसे जैसे प्रोसीजर होगा, हम जो मेन क्वेश्चन जो हैं, एमसीक्यूज जो यहाँ से निकलते हैं वो साथ साथ में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये खासियत है हमारे चैनल बीइंग नर्स की। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तो अगर मैं पोजीशन की बात करूँ तो देखो यहाँ पे पोजीशन जो है वो 2 कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वन कंडीशन क्या है और सेकंड क्या है। तो फर्स्ट वन कंडीशन जो है कि हम लोग जब क्या कर रहे हैं, हमें एनजी ट्यूब क्या करनी है, इंट्यूबेट करनी है। तो अपन क्या बोलते हैं, वाइल इंट्यूबेटिंग जब हमें क्या करना है, एनजी ट्यूब को इंसर्ट करना है, तब हमें कौन सी पोजीशन देनी है। तो यहाँ पे देनी है आपको हाई फाउलर। रिमेंबर, हाई फाउलर पोजीशन आपको क्या करनी है, पेशेंट को प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, ये हो गए। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब हम इंट्यूबेटिंग कर रहे हैं, एनजी ट्यूब परफॉर्म करवा रहे हैं, तो हमें पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, तो वो देनी चाहिए आपको हाई फाउलर पोजीशन। देन नेक्स्ट वन अपने पास में है वाइल ट्यूब फीडिंग। अब बात ये आ गई कि हमने एनजी ट्यूब परफॉर्म करवा दिया हाई फाउलर पोजीशन, बट हम क्या कर रहे हैं, ट्यूब फीडिंग करवा रहे हैं। तो हमें कौन सी पोजीशन देनी चाहिए पेशेंट को, तो हमें देनी चाहिए यहाँ पे सेमी फाउलर पोजीशन में क्या देनी चाहिए, पेशेंट को देनी चाहिए। अगर ऑप्शन में सेमी फाउलर नहीं है, देन आप अगर यहाँ पे ये मिले फाउलर पोजीशन, देन आपको क्लिक करना है फाउलर पोजीशन पे। अगर यहाँ पे सेमी फाउलर है तो आपको सेमी फाउलर क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। अब पोजीशन देने के बाद में हमें क्या करना है, नोस्ट्रिल को असेस करना है। जो नोस्ट्रिल है उस नोस्ट्रिल को हमें असेस करना है कि कौन सी नोस्ट्रिल से हमें क्या करना है, एनजी ट्यूब परफॉर्म कर रहा है, कौन सा अपने पास में सूटेबल है। फिर देन नेक्स्ट वन हम क्या करना है, मेज़र करना है, मेज़रमेंट करना है। और मेज़रमेंट के लिए मैंने आपको बोला है कि आपको क्या करना है, पोजीशन देने के बाद में आप क्या करोगे, जो एनजी ट्यूब जो है उसका मेज़रमेंट करो। तो मेज़रमेंट के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नेक्स्ट मीन्स नोज़ से फिर आपका आएगा
ईयर पिन्ना, नोज से ईयर पिन्ना, और ईयर पिन्ना से फिर आपका जिफॉइड प्रोसेस, जिफॉइड प्रोसेस ये आपकी आती है मेज़रमेंट। तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक जिफॉइड प्रोसेस तक आपको क्या करना है, मेज़रमेंट करना है। ओके, चलिए मेज़रमेंट हो गया। होने के बाद में आपको क्या करना है कि जो एनजी ट्यूब जो है उस एनजी ट्यूब को आपको क्या करना है, लुब्रिकेट करना है। एनजी ट्यूब को आपको क्या करना है, लुब्रिकेट करना है। अब लुब्रिकेशन पे यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैंने ये चीज़ पहले ही बोली है कि हम लोग जैसे जैसे प्रोसीजर करेंगे, प्रोसीजर में हम जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाले हैं या फिर जो पूछे गए उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और यही क्वालिटी है हमारे चैनल बिगिनर्स की। तो क्या होगा, लुब्रिकेट के लिए हम क्या बोलते हैं कि लुब्रिकेशन के लिए हम लोग कौन सी जो अपन जेली है जो यूज़ में लेते हैं, ये आती है आपकी वाटर सोल्यूबल जेली, नॉट लिग्नोकैन, वाटर सोल्यूबल जेली। और वाटर सोल्यूबल जेली ही हम लोग क्यों यूज़ में लेते हैं कि इट इज़ वाटर डिजॉल्वेबल, समझ में आया। तो अगर ये बाई चांस एक्सपायरेट भी हो जाती है तो अपनी जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसके अंदर क्या हो जाती है, जल्दी क्या हो जाती है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है और नो एनी काइंड ऑफ फर्दर कॉम्प्लिकेशन विल राइज। ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल जेली, और वाटर सोल्यूबल जेली इसका दूसरा नाम है केवाई जेली, इसको केवाई जेली भी बोलते हैं। वाटर सोल्यूबल जो जेली है इसको केवाई जेली भी बोला जाता है। ठीक है, और अपन क्या बोलते हैं कि कोई ऑयली जेली हमें क्या नहीं है, यूज़ में नहीं लेनी है, बिकॉज इट कैन कॉज न्यूमोनिया। ठीक है, ऑयली जेली जो है वो हमें क्या नहीं है, यूज़ में नहीं लेनी है। हमें जो जेली यूज़ में लेनी है वाइल एनजी ट्यूब परफॉर्मिंग, तो हमें क्या लेनी है, वाटर सोल्यूबल जेली है वो क्या यूज़ में लेनी है हमें, और उसका दूसरा नाम क्या है, केवाई जेली। चलिए अब बात यहाँ आती है कि अगर हमने वाटर सोल्यूबल जेली अप्लाई करनी है तो उसकी टिप जो है, अपन बोलते हैं एनजी ट्यूब को कितना हमें लुब्रिकेट करना होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, ये होता है आपका 4 to 6 इंचेज हमें क्या करना है, जो एनजी ट्यूब जो है उसको क्या करना है, लुब्रिकेट करना है। समझ में आया मेरी बात, क्या करना है, कितना करना है, 4 to 6 इंचेज हमें क्या करना है, लुब्रिकेट करना है। तो क्वेश्चन यहाँ भी आ जाता है और क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप हो सकता है। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट वन, हमें क्या करना है, अभी एनजी ट्यूब लुब्रिकेट हो गई, जेंटली हमें क्या करना है, जेंटली हमें क्या करना है, ट्यूब जो है उस ट्यूब को क्या करना है, इंसर्ट करना है। जेंटली क्या करना है, ट्यूब को इंसर्ट करना है। और पेशेंट अगर क्या है, कॉन्शियस है, पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो कोशिश ये रखें कि पेशेंट को ये कहा जाए कि आपको क्या करना है, जैसे जैसे ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग, वाटर जो है उस वाटर की आपको क्या करनी है, शिप लेनी है, किसको, पेशेंट को, ताकि जो ट्यूब जो है वो ईजिली क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। समझ में। अगर आप ये बोलूँ कि पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है, अगर पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है, और अनकॉन्शियस है मीन्स अपने को क्या करना है, उसका जो हेड है उस हेड को हमें क्या करना है, फ्लेक्स कर देना है, किसकी तरफ, चेस्ट की तरफ हमें क्या कर देना है, फ्लेक्स कर देना है, ताकि ट्यूब जो है वो इजीली किस में चली जाए, ट्रेकिया में चली जाए। ओके, अच्छा। अगर यहाँ पे क्या होता है, इन कंडीशन ऑफ अगर एनी कॉम्प्लिकेशन यू विल फाइंड, इफ़ यू विल फाइंड एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग इंट्यूबेटिंग, देन हमें क्या करना है, सडनली वी हैव टू रिमूव और री इंसर्ट दैट, हमें क्या करना है, ट्यूब जो है उस ट्यूब को हमें क्या करना है, निकालना है। अब निकालने के लिए क्या होता है कि निकालने के लिए आप एक मेथड के बारे में पूछ लिया जाता है। अब डिपेंड ये करता है कि कहाँ पर कौन सी ट्यूब आप निकाल रहे हो। ट्यूब तो आप एनजी ट्यूब निकाल रहे हो, बट वो पुरानी है या फिर वाइल प्रोसीजर आप कर रहे हो, तो वो अपनी स्टोमक जो है उस स्टोमक में प्रॉपर गई भी नहीं है, उसको आप रिमूव कर रहे हो। तो ये दोनों कंडीशन आपको देखनी पड़ती है। अगर मैं ये बोलूँ कि पेशेंट जो है वो क्या कर रहा है, जैसे उसका स्टोमक है, पेशेंट का स्टोमक है, और पेशेंट इजीली आप क्या कर रहे हो, जैसे मान के चलो पेशेंट ट्रीट हो गया, एलिजिबल हो गया जो फूड कंटेंट है उसको माउथ से लेने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से आपको जो ट्यूब जो है एनजी ट्यूब उसको रिमूव आउट करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक मेथड आता है, ये मेथड है उस यहाँ पे एक मैन्योर काम में आता है, मेथड काम में आता है, जिसको बोलते हैं वाल्साल्व मैन्योर, वाल्साल्व मैन्योर। और वाल्साल्व मैन्योर जो है सीपीआर में हम लोग पढ़ते हैं, जा थ्रस्ट मैन्योर और अब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्योर। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैन्योर काम में आता है जिसको बोलते हैं वाल्साल्व मैन्योर। इस वाल्साल्व मैन्योर का मतलब क्या है कि पेशेंट को आप डीप ब्रीथ करने के लिए बोलोगे और ब्रीथ जो है उसको होल्ड करना है। उसकी वजह से क्या होगा, इसके पीछे पर्पज क्या है, जैसे मान के चलो इसोफेगस है और ये ट्रेकिया है, आप जैसे क्या कर रहे हो, इस एनजी ट्यूब को रिमूव आउट कर रहे हो, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक कंटेंट भी क्या हो सकते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं ट्यूब के अंदर। तो अगर आप इसको निकालोगे तो मे भी चांसेस होते हैं कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो किस में आ जाए, ट्रेकिया में आ जाए, फर्दर कैन कॉज एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक वाल्साल्व मैन्योर, यानी पेशेंट को आप ये बोलोगे डीप ब्रीथ ले और होल्ड करे। होल्ड करने से क्या होगा, ट्रेकिया क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। देन इसोफेगस से आप क्या कर लो,
ईजिली क्या कर सकते हो, जो एनजी ट्यूब है उसको रिमूव आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि अगर रिमूव आउट करना है आपको, अगर मतलब पेशेंट जो है वो रिकवर हो गया, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक अगर वो एनजी ट्यूब पे था, उसको निकालना है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे वाल्सवाल मैनूवर जो है वो क्या करना है, परफॉर्म कराना है। मतलब आपको पेशेंट को बोलना है कि डीप ब्रीथ लो और ब्रीथ को आपको होल्ड करके रखना है। कितनी देर के लिए करना है, ये आपको करना है 4 to 6 सेकेंड के लिए आपको क्या करना है, ब्रीथ को कितना होल्ड करना है, कितना 4 to 6 सेकेंड के लिए। तो यहाँ भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। ओके, अच्छा, फिर अपन बोलते हैं कि जेंटली इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि इंसर्ट करने के बाद में हमें क्या करना है, कन्फर्मेशन करना पड़ता है। कन्फर्मेशन करना पड़ता है कि जो ट्यूब आपने दी है, ट्यूब आपने जो इंसर्ट किए पेशेंट के अंदर, वो अपने प्रॉपर प्लेस पे गई है। जैसे मान के चलो एनजी ट्यूब है, तो एनजी ट्यूब इन स्टोमक में गई है या फिर नहीं है, समझ में आया? क्योंकि हम तो ऐसे बिना कन्फर्मेशन के हम लोग क्या नहीं कर सकते, फीडिंग नहीं करवा सकते, और एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन वी कांट गिव। ठीक है, मे भी चांसेस होते हैं कि वो ट्रेकिया में चले जाए, तो कन्फर्मेशन यहाँ पे बहुत जरूरी। अब कन्फर्मेशन करने के लिए अपने पास में 4 मेथड होते हैं। कन्फर्मेशन करने के लिए मेरे पास में कितने मेथड होते हैं, यहाँ पे 4 मेथड होते हैं कि एनजी ट्यूब जो है वो स्टोमक में गई है या फिर नहीं गई है। समझ में आई मेरी बात? तो क्या होगा, 4 मेथड कौन कौन से हैं कन्फर्मेशन के लिए? फर्स्ट वन मेथड है आपका बाउल मेथड। कौन सा मेथड? बाउल मेथड। और बाउल मेथड में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ये स्टमक है, ये स्टमक है, इसके अंदर क्या है, ये एनजी ट्यूब है। अगर ये एनजी ट्यूब स्टमक में है तो क्या होगा कि हम क्या करते हैं, बाउल है, बाउल के अंदर क्या होता है, हमारा वाटर होता है। तो ये जो टिप होती है, इस टिप को हम क्या करते हैं, डीप करके रखते हैं। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर वो जीआईटी के अंदर है, तब अपन क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी बबल जो है, एयर बबल जो है वो क्या नहीं है, प्रेजेंट नहीं होंगे, एयर बबल नहीं होंगे। और एयर बबल यहाँ पे नहीं है, मीन्स अपनी जो एनजी ट्यूब है वो क्या है, करेक्ट है, सही है। इन केस ऑफ अगर ये एनजी ट्यूब किस में आ जाए, ट्रेकिया में आ जाए, तो ट्रेकिया में आने के बाद में अपन बोलते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, एयर की वजह से क्या होगा, यहाँ पे बबल्स आएंगे। तो हमें समझ जाना है कि अगर बबल्स यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो समझ जाओ कि जीआई के अंदर जो है वो एनजी ट्यूब नहीं गई है, वो कहाँ जा गई है, वो ट्रेकिया के अंदर गई है। तो हमें क्या करना है, जो एनजी ट्यूब जो है उसको क्या करना है, फर्दर रिमूव करना है, समझे? तो फर्स्ट वन तो ये कन्फर्मेशन मेथड था। और मेथड कौन सा था, बाउल मेथड। दूसरा अपने पास में मेथड जो आता है वो आता है आपका एयर पुश मेथड। दूसरा जो मेथड आता है वो कौन सा आता है, एयर पुश मेथड। एयर पुश मेथड के अंदर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सिरिंज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो एनजी ट्यूब है उसके अंदर एयर पुश करते हैं, कंफर्मेशन करने के लिए कि एनजी ट्यूब जो है वो स्टमक में है या नहीं है। अब वो कैसे करते हैं वो देखो, यहाँ पे क्या होता है। अब बात करते हैं एक एडल्ट की। एडल्ट की अगर मैं बात करूँ तो कितनी एयर जो है वो पुश करनी चाहिए, 10 to 30 ml जो है वो सिरिंज से क्या करते हैं हम लोग, पुश करते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ चाइल्ड की, तो चाइल्ड में हम लोग कितनी करते हैं, ये करते हैं हम लोग 2 to 3 ml जो एयर है वो क्या करते हैं हम लोग, पुश करते हैं बाय द सिरिंज। अब इसका असेस कैसे करना है, जैसे मान के चलो स्टमक है, तो स्टमक में हम लोग क्या करते हैं, ड्यूरिंग आस्कल्टेशन के हम लोग किसी तरह का क्या करते हैं, साउंड लिसन करते हैं। हमें क्या करना है, स्टेथोस्कोप यूज़ में लेना है। क्या लेना है, स्टेथोस्कोप यूज़ में लेना है। और स्टेथोस्कोप से हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग क्या है एयर पुश करेंगे, पुश करने में हम क्या करें, स्टेथोस्कोप से हम सुनेंगे तो हमारे पास में एक साउंड आएगा, और वो साउंड कौन सा होता है, उस साउंड को बोलते हैं वूशिंग साउंड, उसको बोलते हैं वूशिंग साउंड। और इस वूशिंग साउंड से हम लोगों को कन्फर्मेशन हो जाएगा कि जो एनजी ट्यूब जो है वो किस में है, स्टमक के अंदर है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि यहाँ भी आता है कि एडल्ट के अंदर कितनी एयर को आपको पुश करना है, तो ये करना है 10 to 30। चाइल्ड के अंदर कितना करना है, तो ये करना है 2 to 3 ml। और अगर मैं बात करूँ कि वाइल एयर पुशिंग साउंड आती है, उस साउंड को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वूशिंग साउंड, ठीक है। अच्छा, अब बात यहाँ पे ये आती है, क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि स्टेथोस्कोप को आपको कहाँ पे रखना है, कहाँ पे आपको ये सुननी है, तो अपर क्वाड्रेंट, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपको क्या करना है, स्टेथोस्कोप को पुट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये 4 क्वाड्रेंट है, ये हो गया राइट अपर क्वाड्रेंट, ये हो गया राइट लोअर क्वाड्रेंट, ये हो गया लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, और ये हो गया लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आपको स्टेथोस्कोप पुट करना है और साउंड सुनना है, और साउंड कौन सा होगा, वूशिंग साउंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन पर बात करते हैं मेथड का। तो वो मेथड है एस्पायरेट गैस्ट्रिक कंटेंट, एस्पायरेट
गैस्ट्रिक कंटेंट को हमें क्या करना है, रिमूव आउट करना है। अब गैस्ट्रिक कंटेंट रिमूव आउट करने की हमें क्या ज़रूरत है, देखो यहाँ पे गैस्ट्रिक कंटेंट जो अपने पास में आएगा ना, उसकी हमें पीएच चेक करनी है कि पीएच क्या होती है। देखो स्टोमक की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, लगभग 1 to 3, ये हमारी क्या है 3.4, ये आती है स्टोमक की पीएच। और देन अपन क्या बोलते हैं कि अगर हमें ड्यूडेनम की पीएच जो है वो कितनी आती है, ड्यूडेनम की जो पीएच आती है वो कितनी आती है, लगभग 7 आती है। तो क्या करना है हमें कि इन केस ऑफ मान के चलो स्टोमक है, ये क्या है स्टोमक है और ये आपकी ड्यूडेनम है। इन केस ऑफ अगर मान के चलो कि जो ट्यूब जो है वो किस में आ गई, ड्यूडेनम में आ गई, तो यहाँ हमने क्या किया, एस्पायरेट किया कंटेंट को। अब एस्पायरेट करने से क्या पता चला कि अगर 4 से अबो क्या आ रही है, पीएच आ रही है कंटेंट की, तो समझ जाओ कि ड्यूडेनम के अंदर है वो। और अगर बिलो क्या आ रही है, 3.4 आ रही है, मीन्स अगर 1 आ रही है, देन अपन को कंफर्म हो जाएगा कि जो ट्यूब है वो किस में है, स्टमक में प्रेजेंट है। तो ये जो अपना है वो थर्ड वन है मेथड, कौन सा, एस्पायरेट गैस्ट्रिक। और देन फोर्थ वन अपने पास में जो मेथड आता है, वो है, फर्स्ट वन तो है एयर पुश मेथड, सेकंड वन जो है वो है फर्स्ट वन जो है बाउल मेथड, नेक्स्ट वन है एयर पुश मेथड, और देन अपने पास में है एस्पायरेट गैस्ट्रिक कंटेंट। और देन लास्ट वन अपने पास में जो है, अपने पास में जो जो मेथड आता है, लास्ट वन जो अपने पास में जो है, जो मेथड जो है वो क्या है, एक्सरे। और ये जो एक्सरे जो है क्या है, कन्फर्मेटरी मेथड है, किसका, एनजी ट्यूब का, ठीक है। और अपन बोलते हैं कि जैसे मान के चलो कि जैसे आपको पता लगाना है कि एनजी ट्यूब जो है वो गई नहीं गई किसके अंदर, स्टोमक के अंदर अपनी जो एनजी ट्यूब है वो इंसर्ट हुई नहीं हुई, या फिर ट्रेकिया के अंदर गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसका कन्फर्मेशन जो मेथड आता है असेस करने का, वो क्या होता है, एक्सरे, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली कन्फर्म कर सकते हैं कि एक्चुअली में जो स्टोमक है उसके अंदर जो ट्यूब है वो इंसर्ट हुई नहीं हुई। तो अपने पास में ये मेथड था। और फिर मेथड अगर कंफर्म हो जाता है कि जीआई के अंदर गई है, तो अपने को लास्ट में क्या करना है, हमें जो ट्यूब जो है, इस ट्यूब को हमें क्या कर देना है, नोज से एडहेसिव टेप के थ्रू में क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। समझे मेरी बात। तो ये था कुछ मेथड, और हमारी जो एनजी ट्यूब इंसर्शन जो प्रोसीजर था वो ये प्रोसीजर था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।